Hello, good morning students. Today we are going to study about circular motion. This is the last portion of motion in a plane. यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में पार्टिकल का मोशन हो रहा है. पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा, सर्कल जरूरी नहीं सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही हो, आप वर्टिकल सर्कल भी स्टडी कर सकते हैं. क्लियर? लेकिन अभी इस स्टेज पे यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल से डील कर रहे हैं. वर्टिकल सर्कल में हमारे लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, पावर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगता है, तो उसको हम वहीं पर डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल. क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल क्लियर. अब इसको स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या होते हैं, इनके आपस के रिलेशंस क्या हैं. क्लियर? सर्कुलर पाथ में कौन कौन से एक्सेलरेशन पार्टिकल पे एक्ट करते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करना है. ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो आफ्टर स्टडिंग दिस स्लाइड वी शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑब्वियसली. क्लियर? तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट. तो फोकस करते हैं अपनी शीट पे. देखिए, अब इधर देखिए, अगर एक पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग घूम रहा है, सर्कल मीन्स इसका रेडियस कांस्टेंट है, पाथ का रेडियस जो है दैट इज कांस्टेंट, तो वी से इट इज इन सर्कुलर मोशन. सेंटर जो पॉइंट है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस, सर्कल का मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस के पॉइंट्स का लोकस, दैट इज सर्कल. तो इस पाथ पे अगर पार्टिकल घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. अब इस पाथ पे घूमते टाइम पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड that can be kept constant, may be constant, जरूरी नहीं कांस्टेंट हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, मे बी कांस्टेंट या फिर मे नॉट बी कांस्टेंट, दोनों केसेस हो सकते हैं. मे नॉट बी कांस्टेंट, आप स्पीड चेंज भी कर सकते हैं. बट यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है, ध्यान देना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट, कभी कांस्टेंट नहीं होती, ये बात ध्यान दीजिएगा. स्पीड में और मे नॉट बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट. कहने का मतलब ये हुआ, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. ध्यान दीजिएगा इस बात को. किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वहाँ पे टेंजेंट के लॉन्ग होगी, टेंजेंट के लॉन्ग. दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अब जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट. हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन वहाँ के टेंजेंट के लॉन्ग है. तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, देयरफॉर डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो याद रखिएगा, वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट. बट मैं ये नहीं कह रहा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो सकता. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हैं. बट इसकी डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, ये बात हमें याद रखनी है. अब यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आता है अगर हम ध्यान दें. देखिए, वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं, हमें मालूम है. एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसकी डायरेक्शन. और डायरेक्शन मैंने पढ़ा अलोंग टेंजेंट, इट इज़ ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी. अब अगर मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड के कारण एक एक्सेलरेशन होना चाहिए और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी एक एक्सेलरेशन होना चाहिए. तो यहाँ से ये पता चलता है कि वेलोसिटी के दो पार्ट्स हैं, दोनों के रेट ऑफ चेंज के लिए एक एक एक्सेलरेशन होना चाहिए. अब अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा. और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती है, मतलब ये डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा. ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन को चेंज करने वाला एक्सेलरेशन तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन. अब मैग्नीट्यूड अगर चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा. क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन.
तो ध्यान देना, सर्कुलर मोशन के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नोट्स आपके पास हैं वरना आप साथ साथ बना सकते हैं। क्लियर? सर्कुलर मोशन के अंदर दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द चेंज इन डायरेक्शन, फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट। टेंजेंशियल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड आई कैन से स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? तो कौन सा एक्सेलरेशन हमेशा होता है? सेंट्रीपिटल हमेशा होता है। टेंजेंशियल कब होगा? जब स्पीड चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो टेंजेंशियल नहीं होगा। अकॉर्डिंगली मैं सर्कुलर मोशन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मैं जो बना रहा हूँ सर्कल, इसका मतलब सर्कुलर है, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और बेटा दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? दोनों में अंतर क्या है वो हम समझना चाहते हैं। अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहली बात, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, लैंग्वेज आप बना सकते हैं, यानी स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, यानी स्पीड चेंज होती है। अच्छा ये बताइए डायरेक्शन किस वाले में चेंज होगी वेलोसिटी की? ध्यान देना, डायरेक्शन दोनों में ही चेंज होती है। ऑप्शन हमारे पास स्पीड में है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर में, ओनली डायरेक्शन वाला। कौन सा? सेंट्रीपिटल। ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, और इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ डायरेक्शन होती है? ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड्स, रेडियस के अलोंग, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड्स। देखो मैं अब बना देता हूँ, ये सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट के अलोंग, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर AC। अगर पार्टिकल यहाँ होता तो वेलोसिटी इधर होती, लेकिन एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर। पार्टिकल यहाँ होता तो वेलोसिटी इधर होती, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर और रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है v²/r। v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, v²/r। ये वैल्यू कहाँ से आई आगे हम प्रूव करेंगे इसको, फिलहाल आप याद रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर और ये डायरेक्शन की चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट है और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, देखिए जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा दो एक्सेलरेशन लगते हैं, टू एक्सेलरेशन एक्ट। कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। क्लियर? सेंट्रीपिटल कितना है? v²/r। सेम वही डायरेक्शन का है, रेडियली इनवर्ड्स। टेंजेंशियल कितना है? चेंज इन स्पीड डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ध्यान देना, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? चेंज इन स्पीड, ध्यान देना वेक्टर नहीं लगाया मैंने, डेल्टा स्पीड या इस v का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और याद रखना इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगी। जैसे ये सेंटर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज टेंजेंशियल। क्लियर? और सेंट्रीपिटल कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ दो एक्सेलरेशन है और हमें पता है जब दो वेक्टर होते हैं एक ही पॉइंट पे, दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं जैसे, तो नेट एक्सेलरेशन उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। और वेक्टर सम कैसे करेंगे हम? सिंपल है यार, पैरेललोग्राम लॉ से। ये जो रिजल्टेंट है दिस इज द नेट एक्सेलरेशन,
ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना दिया, आई कैन से नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनका वेक्टर सम. इज दैट क्लियर? नेट एक्सेलरेशन इज दिस मच. ध्यान से देख लो यहाँ तक, मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए. आप बीच बीच में पॉज करके इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग टेंजेंट और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, और नेट क्या इनके वेक्टर सम के बराबर. यही देखा हमने. दोबारा लिख लेते हैं हम. ए नेट इज ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल का वेक्टर सम. सेंट्रीपिटल कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट. तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो जब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ए नेट को, तो ए नेट यानी नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बोलिए. ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? tan इनवर्स ए सी बाई ए टी विद रिस्पेक्ट टू जो भी नीचे हो. विद रिस्पेक्ट टू नीचे क्या लिया मैंने? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. समझ में आ रही बात? क्लियर? ये बात आपको ध्यान देनी है. किसके लिए है ये? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. अगर यूनिफॉर्म होगा तो टेंजेंशियल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा. क्लियर है बेटा? अब सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं हम. एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 2 मीटर, और इस पे एक पार्टिकल चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट. क्लियर? कह रहे फाइंड एक्सेलरेशन ऑन इट. इसका एक्सेलरेशन निकालिए. अगर ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? अब आपकी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है लगातार, तो आपको पता है यहाँ पर ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल एक्ट, और उसकी वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर बाई आर. क्लियर? वी कितना है? 3 का स्क्वायर बाई आर इज 2, तो दैट इज 9/2 यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ध्यान से सुनते हैं ना. अभी इस क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सटेंड करता हूँ मैं. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या ये वेक्टर कांस्टेंट क्वांटिटी है? पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इज इट ए कांस्टेंट क्वांटिटी? तो क्या बोलेंगे बताइए? यस या नो? नो. क्यों? मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है. नो, बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट. अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, ध्यान से देखिएगा बेटा. इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? सेंटर की तरफ. जब पार्टिकल यहाँ है तो सेंटर की तरफ इधर है, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो सेंटर की तरफ इधर हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ होगा तो सेंटर की तरफ इधर होगा. तो हर पॉइंट पे आप देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है. हर पॉइंट पे डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली, तो इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. तो मैग्नीट्यूड हियर इट इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर. इज दैट क्लियर? याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट दें, क्या? रेडियस इज 2 मीटर. ध्यान से देखिएगा पाथ का. अब कहता है इसकी जो वेलोसिटी है, ये पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, और पार्टिकल ब्रेक लगाता है. ब्रेक्स आर अप्लाइड. ब्रेक अप्लाई किए इधर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से. ये स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हैं. तो ब्रेक अप्लाई किए तो आपको पता है अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग होगी, पहले कुछ रही होगी तो कम होती जाएगी. तो कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, या कुछ भी 4, 2 जो भी हो. फाइंड स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन इज, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब आप बताओ, ये कहीं पर भी, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर, मान लो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल. क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए आपने, स्पीड आप चेंज कर रहे हैं. ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. तो टेंजेंशियल कितना है भाई? टेंजेंशियल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन -1. क्लियर?
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज सेंट्रीपिटल? v स्क्वायर बाई आर। अब जिस टाइम पे पूछा है उस टाइम पे स्पीड है 3, आर कितना है 2, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपके पास सेंट्रीपिटल और इसका वेक्टर सम, ठीक है, क्लियर है। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हमें पता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट। तो व्हाट इज दैट? 4.5 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर रूट। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बात? तो ये आ गया 4.5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी नेट एक्सेलरेशन। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन? डायरेक्शन कितनी होगी? डायरेक्शन होगी tan इनवर्स AC बाई AT। AC is 4.5, AT is -1 with respect to tangential। इज दैट क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने अभी तक क्या समझा कि अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही, इस पर डिपेंड करता है कि कितने एक्सेलरेशन होंगे। सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा सर्कुलर पाथ में, गारंटी है। अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर हम प्रॉपरली समझना चाहें इस बात को तो देखिए, पार्टिकल की स्पीड यूं है, वो जाना यूं चाहता है, आप उसको टर्न करते हो कि भाई मुड़, अगर मुड़ेगा नहीं तो सर्कल कैसे कवर करेगा? तो मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पाथ एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई पार्टिकल यूं जाना चाहता है, आप उसको मोड़ना चाहते हो, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा उसको मोड़ने के लिए। फिर वो यूं जाना चाहता है, आप फिर मोड़ रहे हैं, फिर वो यूं जाना चाहता है, आप फिर मोड़ रहे हैं। तो ये क्या है? आप मोड़ने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन चाहिए दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई थिंक दैट इज क्लियर। तो अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल, वो तो हमेशा है। लेकिन अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है या चेंज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और नेट एक्सेलरेशन विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्सेलरेशंस। अब इसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं। क्लियर? तो अपनी शीट पे फिर से फोकस करते हैं हम, ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये सेंटर है। पार्टिकल शुरू में यहाँ पर था ए पॉइंट पर, ए से बी तक जाता है। इधर देखिए, पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, लेंथ ऑफ द आर्क इज एल। जब ए से बी जा रहा है, इसने कुछ आर्क स्वीप किया, लेंथ ऑफ आर्क इज एल। अब अगर रेडियस ज्वाइन करूँ, मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूँ इनिशियल पॉइंट, तो ये आर वेक्टर बेसिकली यहाँ से यहाँ तक गया। इस आर वेक्टर ने कितना एंगल स्वीप किया? थीटा। और इस थीटा की वैल्यू दैट इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क स्वेप्ट अपॉन में रेडियस। दिस रेशियो लेंथ ऑफ आर्क स्वेप्ट अपॉन रेडियस, दिस इज थीटा, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझते हैं बातों को कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे पार्टिकल आपका ए से बी तक गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। अब इन पर्टिकुलरली पहले थीटा की ही बात कर लें तो थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। मीटर ऊपर भी मीटर नीचे भी, लेंथ की भी यूनिट मीटर, रेडियस की भी मीटर, दोनों कट गए, डायमेंशनलेस। इसकी यूनिट क्या रखी हमने? रेडियन। क्या यूनिट है? रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन। बाकी हम इसको डिग्री में भी नापते हैं, आपको याद होगा शायद आपने पढ़ा हुआ है 180 डिग्रीज पाई रेडियंस, आपने कन्वर्जन सीखा हुआ है। क्लियर? और यहाँ न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना, हमेशा हमें रेडियन ही यूज करना है। समझ में आता है आपको? अब देखिए ध्यान से, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर मैं कहूँ पार्टिकल पूरा चक्कर मार रहा है, फुल रिवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, लेंथ ऑफ आर्क कितना होना चाहिए? पूरा सर्कल 2 पाई आर, तो थीटा कितना होगा? एल बाई आर। और थीटा कितना है? एल बाई आर यानी 2 पाई आर बाई आर, दैट इज व्हाट? 2 पाई। यूनिट इज रेडियन। 2 पाई, ध्यान देना, आर मत ले लेना साथ में,
वो रेडियन का आर है, 2 पाई रेडियन। एक चक्कर के लिए 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर होंगे तो 4 पाई, 3 चक्कर होंगे तो 6 पाई। तो जितने भी रिवोल्यूशन होंगे, तो अगर मैं कहूँ फॉर n रिवोल्यूशंस, अगर n रिवोल्यूशंस हैं तो थीटा विल बी 2 पाई इंटू n। ये याद रखिएगा, ये थीटा की वैल्यू है। क्लियर? तो एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई, और जितने भी रिवोल्यूशन है उनके नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इधर, अगर सपोज करो पार्टिकल इस सर्कल में चल रहे हैं, मैं यहाँ पर ये सेंटर है सर्कल का, एक दूसरा सर्कल भी बना देता हूँ, ये दूसरा सर्कुलर पाथ है, दूसरा पार्टिकल दूसरे सर्कल में चल रहा है। तो अगर हम देखें ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्लियर, और सेम एंगल पे मैं इधर प्रोजेक्शन बनाता हूँ, ये पार्टिकल 1 है, 1 पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है और 2 पार्टिकल सी से डी तक जा रहा है, इस हिसाब से कि दोनों का एंगल सेम है। लेकिन आप देखेंगे दोनों का रेडियस अलग अलग है, पहले वाले का रेडियस r1 है और दूसरे वाले का रेडियस हमने सेंटर से रेडियस होता है r2 ले लिया। क्लियर? आप जरा ध्यान से देखिए, थीटा कितना है, लेंथ ऑफ आर्क 1 अपॉन r1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 2 अपॉन r2। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, एंगल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग रेडियस के पाथ में। क्लियर? जब ये पार्टिकल ए से बी तक जाता है 1 वाला पार्टिकल, तो आपका पार्टिकल सी से डी जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, दोनों का एंगल सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि कितना थीटा स्वीप होगा पर यूनिट टाइम, वो अलग चीज़ है, और लेंथ कितना स्वीप होगा पर यूनिट टाइम, वो अलग चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर वेलोसिटी। तो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके अंदर दो वेलोसिटी हैं, एक एंगल चेंज होने वाली एंगुलर वेलोसिटी और एक लेंथ चेंज होने वाली लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। लीनियर वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क। इज दैट क्लियर? अब अगर हम चाहें तो इनके बीच में एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा थीटा इज एल बाई आर, तो एल की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू थीटा। अगर सपोज करिए छोटा सा डेल्टा एल लिया, यहाँ डेल्टा थीटा लिया, ठीक है, डेल्टा थीटा इज डेल्टा एल बाई डेल्टा आर। यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। क्लियर? और डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, हमें पता है अगर ये बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे हम कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं मतलब डी एल बाई डी टी विल बी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। देखिए, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, व्हाट इज दिस थिंग? डी एल बाई डी टी। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा है आपने सारा। और अगर इसको देखें हम, डी थीटा बाई डी टी बन गया ये, तो मीन्स डी एल बाई डी टी इज आर डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज दिस थिंग? वी, लीनियर वेलोसिटी, आर टाइम्स व्हाट इज दैट? एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये एक रिलेशन आया मेरे पास कि लीनियर वेलोसिटी इज आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की ओमेगा सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल सेम है, तब भी उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, वो रेडियस पे डिपेंड करेगी, वो रेडियस पे डिपेंड करेगी। इवन इफ ओमेगा इज सेम, जैसे कि इस केस में हमने देखा था थीटा दोनों का सेम है, दोनों पार्टिकल्स का थीटा सेम है, देखिए, लेकिन आपका ओमेगा सेम है दोनों का, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, बट v1 इज नॉट इक्वल टू v2। इस एग्जांपल में देख रहे हैं ना आप, क्यों v1 v2 के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि v1 है ओमेगा 1 r1 और v2 है ओमेगा 2 r2। अब ओमेगा तो सेम है लेकिन r1 r2 तो सेम नहीं है ना, तो जब r1 r2 अलग अलग होंगे तो ऑब्वियसली लीनियर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन दिस केस। इज इट क्लियर? नोट करिए यहाँ तक ध्यान से। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी के डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं।
और इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए बहुत सारी बातें ध्यान देनी है आपने, वो समझते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ओमेगा इज बेसिकली डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आई कैन से थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और इस वैल्यू को हम एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करूं, इंस्टेंटेनियस, तो दैट इज व्हाट, डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम लॉजिक्स हैं जो आपने पीछे 1D मोशन में पढ़े हैं, है ना। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। सेम फैशन, क्लियर। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस जो कैलकुलस से आ रहा है, और जो आपका डिस्क्रीट फॉर्म में दैट इज एवरेज। यूनिट क्या होगी बच्चों, एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। क्या यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देंगे इस बात को। अब सुनिए, अगर मान लो किसी भी पार्टिकल का आपको टाइम पीरियड मालूम है, किसी भी पार्टिकल का आपको टाइम पीरियड मालूम है, तो ओमेगा डायरेक्टली आ जाएगा, आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वहां पर। मतलब जैसे मान लो मैं कहूँ अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही, इसका ओमेगा निकालो। यू डोंट रिक्वायर एनी डाटा फॉर दैट। क्यों, किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड अगर आपको मालूम है, तो आपको पता है कि एक साइकिल में थीटा फिक्स है 2 पाई, एक साइकिल में थीटा फिक्स है 2 पाई, और टाइम पीरियड पता है, तो एक साइकिल का टाइम तो टाइम पीरियड ही होता है ना। फॉर वन साइकिल डेल्टा टी क्या है, टाइम पीरियड, और थीटा मालूम है एक साइकिल का 2 पाई, तो ओमेगा इज व्हाट, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ, 2 पाई, और डेल्टा टी क्या हुआ, टाइम पीरियड। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर। तो जब जैसे अर्थ का मैं बोलूँ, अर्थ अपना चक्कर लगा रही है, तो टाइम पीरियड क्या है, 24 आवर्स, तो 2 पाई बाई 24 आवर्स। अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें, सेकंड में करें, वो तो क्वेश्चन की यूनिट बताएगी, ये आपकी फिर मर्जी अगर कुछ नहीं बोला तो। क्लियर है। मैं कहूँ हमारी घड़ी जो होती है, उसका जो आवर्स एंड है वो एक चक्कर लगा रहा है, उसका ओमेगा निकालो आवर्स एंड का। तो आवर्स एंड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। आर एंड पता है ना, आवर्स एंड, मिनट्स एंड, सेकंड्स एंड, 3 एंड्स होते हैं घड़ी के अंदर। तो जो आवर्स एंड है 12 आवर्स, तो 2 पाई अपन 12 रेडियन पर आर। आर की जगह मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, तो कन्वर्ट कर लीजिए। मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड ओमेगा फॉर सेकंड एंड, तो सेकंड एंड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 60 सेकंड्स। तो 2 पाई बाई 60, 2 पाई इज फॉर वन चक्कर एंड टाइम पीरियड इज 60, तो 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड। एक बार नोट्स पे फोकस करते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, तो पहला पॉइंट मैंने बताया, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड इफ कैपिटल टी इज नोन, और ये भी याद रखना 1 बाई टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं जनरली, न्यू सिंबल, लेकिन वो न्यू और वी में कई बच्चे अंतर बना देते हैं, इसलिए मैं इसको एफ लिखूंगा, स्मॉल एफ। ठीक है, ताकि आपको अंतर पता रहे। ये ना हो कि आप पहले न्यू लिख रहे हो और कुछ दिनों बाद वो न्यू बेचारा वी बन गया, और बस फिर न्यू वाले की जगह वी आएगा, वी की जगह न्यू आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आपकी राइटिंग में बहुत बढ़िया है, आप न्यू और वी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप न्यू चूज करिए, इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज एफ, स्मॉल एफ भी काम चलाएगा। तो हमारे पास ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड कब, जब हमें किसी चीज़ का टाइम पीरियड मालूम हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए वैसे। क्लियर। तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और ये भी पता चला दिस इज 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, ये भी ओमेगा की वैल्यू है। अब ओमेगा निकालने के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक पार्टिकल है मेक्स 5 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स, फाइंड ओमेगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट बता रहा हूँ। 5 रिवोल्यूशन, भैया सीधी सी बात है, 2 पाई होता है एक रिवोल्यूशन का, 5 रिवोल्यूशन यानी 2 पाई इंटू 5, और टाइम क्या है 10 सेकेंड। व्हाट इज ओमेगा, हमें एक ही फार्मूला मालूम है, व्हाट, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा कितना हुआ, 2 पाई इंटू 5, और डेल्टा टी कितना हुआ 10, तो कितना आ गया आंसर, पाई, दैट इज 3.142 रेडियन पर सेकेंड। हेलो, क्या बताया मैंने, पार्टिकल मेक्स 5 रिवोल्यूशन, तो 5 इंटू 2 पाई, एक रिवोल्यूशन का 2 पाई होता है, इन टाइम कितना है 10 सेकेंड्स,
तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। क्लियर। अगर सपोज करो मैं कहूँ पार्टिकल मेक्स n रिवोल्यूशन पर मिनट, बहुत ध्यान से सुनना, रिवोल्यूशन पर मिनट को शॉर्टकट में हम आरपीएम भी लिखते हैं। तो आप बताओ n रिवोल्यूशन क्या हुआ 2 पाई n, मिनट क्या हुआ जल्दी बोलो 60 सेकेंड्स, तो ओमेगा क्या हुआ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। इज इट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा 12th में भी। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको हम, एन आर पी एम इज वॉट 2 पाई बाई 60 इंटू एन रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो तो ये फॉर्मूले तो बाद की बात है, आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगी सारी की सारी बात, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखो ना यार, मैंने क्या बोला आपसे, एन आर पी एम, आर यानी रोटेशन, पी एम मतलब पर मिनट, तो एन रोटेशन यानी 2 पाई एन और पर मिनट यानी बाई 60 सेकेंड्स, फिनिश्ड। है ना, सिंपल, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। शीट चेंज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगर हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको सिंबल देंगे हम अल्फा। क्या सिंबल देंगे, अल्फा। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज अगर बोलूंगा तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, व्हाट इज दैट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। what is average angular acceleration, delta omega upon delta t, and what is that, omega 2 minus omega 1 upon T2 minus T1। अगर कोई बोले भाई इंस्टेंटेनियस कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस के तो हम खिलाड़ी हैं, है ना, हो कि नहीं, भूल भाल गए सब, डी ओमेगा बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से एक बात पता चलती है, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम स्टोरी, ध्यान से देखिए, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। वापस आना है तो क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन, यानी थीटा इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विद टाइम, और ओमेगा इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा विद टाइम। तो ये एक बात मैं याद रख सकता हूँ, रिमेंबर। क्लियर है। दूसरी बात, जैसे हम पढ़ते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा है आपको इक्वेशन, तो अब उन इक्वेशंस को हम सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, v की जगह ओमेगा और u की जगह इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और t की जगह टाइम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान देना, सिंपल सी एनालॉजी है, जहां भी डिस्प्लेसमेंट था उसकी जगह थीटा आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां भी वेलोसिटी थी उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। जहां भी एक्सेलरेशन था उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, याद रखिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और एक इक्वेशन थी, जल्दी बताइए इसका क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचो जरा, बताओ, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट थीटा, यू इनिशियल ओमेगा, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह अल्फा। तीसरी इक्वेशन बोलेंगे वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2s, व्हाट इज वी, फाइनल ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, यू क्या है, इनिशियल ओमेगा, प्लस 2 तो 2 ही रहेगा या वो भी बदलेगा, ए क्या है, अल्फा, एस क्या है, थीटा। मतलब एनालॉजिकली आई कैन राइट द 3 इक्वेशंस सर्कुलर के लिए। इज दैट क्लियर। तो आपने पढ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस। बाकी सारा एनालॉजिकली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है जो कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था। अब एक बात आपसे और करना चाहता हूँ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा, ए और अल्फा में क्या रिलेशन है। अब आप बताओ, आपने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी इज आर टाइम्स ओमेगा, यस और नो, अभी पढ़ा था आपने, लीनियर वेलोसिटी इज आर टाइम्स ओमेगा। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, दैट विल बिकम डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। क्लियर, आर रेडियस है, बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज डी वी बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन आर अल्फा, और ये क्या है,
लीनियर एक्सेलरेशन। और एक बात ध्यान देना, मैं बार बार बता दूं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर दो एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। तो ये टेंजेंशियल वाला है। कौन सा है ये? टेंजेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। इज दैट क्लियर? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, a इज इक्वल टू आर एल्फा आ गया। तो ये फॉर्मूले हम याद रखेंगे सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज जितना मैंने पढ़ाया ये सारी बेसिक बातें हैं, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने कई चीज़ें यूज़ की हैं कि सेंट्रीपिटल है तो हमने फॉर्मूला लिया वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं या फिर वी ओमेगा भी लिख सकते हैं। कैसे आएगा ये प्रूफ करना है इसको। इसके बाद जैसे हमने बोला डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, यहाँ मैंने लिख दिया टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि v मैंने मैग्नीट्यूड लिया था, अगर वेक्टर लूंगा तो कुछ और आएगा क्या? तब तो दोनों आने चाहिए। थिंक अबाउट इट टिल नेक्स्ट क्लास, और अगले लेक्चर में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे।